स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग सिविक्स क्लास 9 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये तीन टाइप्स के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्ट होती है मंडल कमीशन से। ये कमीशन बनाया गया था फॉर SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन के लिए। इसका जो भी प्रोविजन है वो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? बस बेसिकली सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसको अपॉइंट कब किया गया था? ईयर 1979 में इसको अपॉइंट किया गया था और जो इसके हेड थे वो थे BP मंडल। इन्हीं के नाम से इनका नाम हुआ मंडल कमीशन। इट वाज अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू, इसको अपॉइंट किया गया था ताकि टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई SEBC का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Second features is recommend steps to be taken for their advancement, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने स्टेप्स रिकमेंड किए थे। नेक्स्ट, इट गेव रिपोर्ट इन 1980। उसके बाद अगले साल इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया? 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व फॉर SEBC। इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, किसके लिए? SEBC के लिए, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर उसके बाद 1980 के बाद बहुत सारी जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन 1989 में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर वो लोग जीतते हैं तो वो इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही उनकी पार्टी जीती और जनता दल से कौन जीता? VP सिंह की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने जीतने के बाद इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसके बाद कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगे, कुछ लोग इसका फेवर करने लगे। फिर उसके बाद ये कोर्ट केस हो गया इसके अगेंस्ट और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। और फिर 1992 में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को डिक्लेयर कर दिया कि ये डिसीजन वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो वैलिड रहेगा सिर्फ जो नॉन क्रीमीलेयर है OBC में, और जो भी क्रीमीलेयर है उसको इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इस डिसीजन को सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में अभी देखते हैं। अब देखते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में इन ईयर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर था वो वैलिड था और ये भी बोला कि जो वेल टू डू पर्सन है यानी कि क्रीमीलेयर्स जिसके पास पैसा है उन लोगों को बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया वो नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड किया गया था। इस डिसीजन को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग आज अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट इज जुडिशरी। सबसे पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेचर कौन होता है। लेजिस्लेचर विच मेक्स द लॉ, जो कानून बनाने का काम करते हैं वो होते हैं लेजिस्लेचर, जिसके एग्जांपल होंगे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, यानी कि PM एंड कैबिनेट मिनिस्टर टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। सेकंड कैटेगरी इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कोई भी कानून होता है, लॉ होता है, उसको लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है। विच कैरीज आउट लॉ एंड साथ के साथ एग्जीक्यूट एंड एनफोर्स लॉ, यानी जिसका काम होता है कानून को मेंटेन रखना, लागू करना। इसके एग्जांपल होगा सिविल सर्वेंट यानी कि IAS IPS इम्प्लीमेंट मिनिस्टर्स डिसीजन।
जो डिसीजन मिनिस्टर ने लिया है उस डिसीजन को आगे इंप्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट। लास्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी इवेल्युएट द लॉ, ये लॉ के ऊपर नजर रखता है कि उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने का काम करता है। सो सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट। सेटल डिस्प्यूट का मतलब उस कोई भी जो बात बिगड़ जाती है या कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सॉर्ट आउट करता है बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। दोनों के जो भी आपसी मतभेद होते हैं या किसी तरीके का कोई केस हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करता है। सो ये 3 इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करता है, और लास्ट जुडिशरी जो सारे डिस्प्यूट को सेटल करता है। अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं मेजर डिसीजन मेकर। ये ट्रिपल पी का इसका हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर और थर्ड पार्लियामेंट। इसको हम लोग पढ़ते हैं। मेजर डिसीजन मेकर कौन होते हैं? पहला अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन ए कंट्री। हमारे देश में हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन है, यानी फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का मेन हेड कौन माना गया? प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। सारी मेन जो पावर होती है गवर्नमेंटल पावर और जो कैबिनेट डिसीजन लेने की पावर होती है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लास्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? इट कंसिस्ट प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउस। इसमें 2 हाउस और आते हैं जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट बेसिकली ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही पार्लियामेंट बोला जाता है। अगर ये स्टेट लेवल पे होती है, एट द स्टेट लेवल, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है बट नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। All laws made in 2 house come into force only after receiving the assent. Assent का मतलब सहमति of the president. जो भी कानून होते हैं वो तभी फोर्स में आ सकते हैं जब प्रेसिडेंट की सहमति होगी, एसेंट होंगी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है बट वो उसका मेंबर नहीं होता। इसमें हमने देखा डिसीजन मेकर कौन कौन से हैं। पहला हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड इज पार्लियामेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। इसका मतलब हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। इसके 5 रीजन है, हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट रीजन इज फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वही फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने के लिए। एंड इट मेक न्यू लॉस, और ये चाहे तो नए कानून बना सकती है और साथ के साथ चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉ। जो पुराने जो लॉस है उनको भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोस हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार चला रहा है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, और ये कंट्रोल डायरेक्ट होता है और फुल कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल मनी। मनी को कैसे कंट्रोल करता है? बजट पास करके, या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करना होता है वो पार्लियामेंट की सहमति से ही होता है। द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली, यानी कि जो भी पब्लिक मनी खर्च की जाएगी वो तभी की जाएगी जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन कर दे। और इसके अलावा जो बजट होता है गवर्नमेंट बजट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट में ही पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, यानी कि कोई भी डिबेट करना हो या डिस्कशन करना हो देश से रिलेटेड, पब्लिक इश्यू हो या फिर नेशनल इश्यू हो या फिर कोई पॉलिसीज हो, उसके लिए सबसे बेस्ट फोरम क्या माना गया है? पार्लियामेंट को। लास्ट पॉइंट, सीक इंफॉर्मेशन गेट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आज क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो मिनिस्टर्स है ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर से रिलेटेड। ये 5 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट की हमें जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट क्या था
कि ये फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कि इसका गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल द मनी मैटर्स, कैसे बजट पास करके या फिर जो भी पैसा खर्च करना होता है पब्लिक मनी, वो पार्लियामेंट से ही सैंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट फोरम होता है कोई भी पब्लिक डिबेट के लिए एंड पॉलिसीज इशू के लिए। लास्ट पॉइंट, सीक इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट और मिनिस्टर से, किसी भी मैटर से रिलेटेड। सो इस तरीके से आज हमने चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 4 पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो हम लोग इसको टेबल से समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सो पहली बात हम लोग जानते हैं कि इसको किस नाम से भी जाना जाता है। सो लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस या फिर लोअर चैम्बर। उसी तरीके से राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर। और इसका एक नाम और है, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट डिफरेंस, टेन्योर। इनका टेन्योर टाइम पीरियड कितना होता है? लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसका टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स और जो राज्यसभा होते हैं उसका मेंबर का टाइम पीरियड होता है 6 ईयर। सो इसमें डिफरेंस एक और है, जो लोकसभा है इसको बिफोर 5 ईयर से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है। वहीं हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। सो नेक्स्ट डिफरेंस, एज क्राइटेरिया। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 25 इयर्स, बट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए आपको 30 इयर्स। सो इसको अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे इसकी 5 इयर्स टाइम था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, सो 25 इयर्स आ जाएगा। वैसे ही राज्यसभा का 6 ईयर था तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये आ जाएगा 30 इयर्स। सो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। लोकसभा में मैक्सिमम इस समय 543 मेंबर्स है। पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस भी होते थे जो क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। वहीं हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 245, जिसमें से 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट, हेड। जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? लोकसभा के हेड को हम लोग कहते हैं स्पीकर और वहीं राज्यसभा के हेड को कहा जाता है चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। नेक्स्ट, इलेक्शन। जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर चुने जाते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। वहीं राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो लास्ट डिफरेंस देखते हैं, पावर। पावर किसकी ज्यादा है? अगर हम लोग बात करते हैं मनी बिल के केस में, मनी बिल को अगर पास करना हो तो ज्यादा पावर किसको है? लोकसभा को। राज्यसभा को इस मामले में पावर बहुत ही कम है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के मामले में भी ज्यादा पावर लोकसभा को है। सो इस तरीके से हमने इनके बीच में 7 डिफरेंस देखे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली लोकसभा इज मोर पावरफुल। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। फर्स्ट रीजन इज ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी बिल केस में जो दोनों हाउस उसको पास कर सकते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों के पास इक्वल पावर होती है। लेकिन जब एक हाउस उस बिल को पास नहीं करता, यानी कि बिल जब पेंडिंग हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। सो जॉइंट सिटिंग के केस में व्यू ऑफ लोकसभा प्रिवेल। उस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं। सो इस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हुई। सेकंड, मनी बिल और मनी मैटर्स। अगर मनी बिल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि लोकसभा में ही बजट पास किया जाता है। इस केस में अगर पूछा जाए तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा सिर्फ
बिल को 14 डेज के लिए डिले कर सकती है और कुछ सजेशन भी दे सकती है। राज्यसभा ओनली डिले 14 डेज एंड सजेस्ट चेंजेस। और जो उन्होंने चेंजेस सजेस्ट किए हैं वो लोकसभा पे डिपेंड करता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी। और जो राज्यसभा होती है वो कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं करती। सो इस केस में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सीओएम एंड पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। कैसे जानते हैं? ओनली पर्सन एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम। यानी कि अगर लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट है तो वही पर्सन क्या बन सकता है? पीएम बन सकता है। विद नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में हमने जाना था कि कौन ज्यादा पावरफुल है? लोकसभा। ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम हैव टू क्विट। यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है तो उस केस में सारे मिनिस्टर के साथ साथ पीएम को भी क्विट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वो होता है जो गवर्नमेंट के डिसीजन को और पॉलिसीज को लागू करने का काम करता है। सो एग्जीक्यूटिव आर दोस हु एग्जीक्यूट एंड एनफोर्सेस द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। एंड ये बोल सकते हैं इसके साथ साथ इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने का काम होता है किसका? पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट का। सो ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आर इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। यानी कि जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। इसके एग्जांपल होंगे पीएम, सीएम और जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो इसके एग्जांपल है। सेकंड इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे सिविल सर्वेंट एग्जांपल होंगे हमारे आईएएस, आईपीएस। और ये देखा गया है कि जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं, इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है और दे आर मोर एजुकेटेड। बट अगर पावर की बात की जाए तो ज्यादा पावरफुल हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर क्यों होती है, जबकि वो अगर कंपेयर करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मुकाबले तो कई बार देखा गया है उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज भी इतनी नहीं होती, फिर भी उनको ज्यादा पावर दी गई है। उसका रीजन है बिकॉज इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। मेन रीजन ये है कि जो लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल है और लोगों की इच्छा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको लोगों ने चुन के भेजा है। सो दे आर आंसरेबल टू पीपल, इसलिए वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं को दी गई है। मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय पीपल। मिनिस्टर को लोगों के द्वारा चुना जाता है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। सो इसमें हमने देखा कि ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? ज्यादा पावरफुल हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुए। अब हमें इनके जो डिफरेंस बिटवीन है दोनों के वो पढ़ेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि वेदर इलेक्टेड और अपॉइंटेड। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। दूसरा, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है। दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट उनका एग्जाम होता है, उस बेस पर उनको चुना जाता है एंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, और वो जब तक रिटायरमेंट एज है तब तक वो काम करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल है पॉलिटिकल लीडर्स लाइक आवर पीएम, सीएम और मिनिस्टर वगैरह। नेक्स्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल है सिविल सर्वेंट, जैसे आईएएस एंड आईपीएस इसके एग्जाम्पल है। थर्ड डिफरेंस, आंसरेबल, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आंसरेबल होते हैं किसके लिए? टू द पीपल, लोगों के लिए ये लोग आंसरेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की,
सो दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है क्योंकि उनको लोगों ने चुन के नहीं भेजा है। नेक्स्ट, फाइनल डिसीजन, यानी कि फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है। दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। सो हम लोग बता सकते हैं कि दे आर मोर पावरफुल, वो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन लेने की पावर उनके पास में नहीं होती, एज दे आर लेस पावरफुल, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। सो लास्ट डिफरेंस, रिमेन इन ऑफिस, कि कौन अपने ऑफिस में रिमेन होता है, रहता है परमानेंटली, देखा जाए तो वो रहता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि नाम से ही परमानेंट है। सो दे रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, रूलिंग पार्टी जब चेंज होती है उसके बावजूद भी ये लोग अपने पोजीशन में रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। बट अगर हम लोग बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, वैकेट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ती है। सो इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन जाना। पहला डिफरेंस हमने देखा था कि किसको इलेक्ट किया जाता है, किसको नॉमिनेट किया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का तो इलेक्शन होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाता है। और एग्जांपल इसके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हमारे लीडर्स होते हैं जैसे पीएम और सीएम, और जो परमानेंट है उसके एग्जांपल है जो हमारे सिविल सर्वेंट है, आईएएस एंड आईपीएस। नेक्स्ट, आंसरेबल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होता है और इन्हीं के पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव आंसरेबल नहीं होता और ना ही इनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और लास्ट हमने जाना था कि जो अब कौन से है जो अपनी जो ऑफिस पे रहता है परमानेंटली, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो जो रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी पोजीशन पे रहता है। बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ती है जब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। सो ये हमने दोनों के बीच में डिफरेंस जाना। सो हम लोग क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, आज उसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग प्राइम मिनिस्टर से। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स है। बेसिकली जो अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट करता है। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो सवाल ये उठता है, क्या प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को पीएम अपॉइंट कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट हर किसी पर्सन को एज ए पीएम अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट सिर्फ उसी पर्सन को अपॉइंट करता है जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होता है इन लोकसभा। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड नेक्स्ट कोएलिशन ऑफ पार्टीज, यानी कि गठबंधन सरकार में जिसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो। सो नेक्स्ट, इफ नो पार्टी अलायंस गेट मेजॉरिटी, अगर किसी भी पार्टी को या अलायंस को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट हु गेट मेजॉरिटी सपोर्ट, यानी कि जिसके पास मैक्सिमम सीटें आती है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक, पीएम डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, यानी कि पीएम का फिक्स टेन्योर नहीं होता, वो उसे पहले भी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बट पीएम के एडवाइस पे, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। नेक्स्ट टॉपिक, पीएम इज फ्री टू चूज मिनिस्टर, पीएम अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है सो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? यस, ही कैन बिकम ए मिनिस्टर, यानी कि कोई पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है। यस, वो भी मिनिस्टर बन सकता है बट उसको विद इन 6 मंथ इलेक्ट होना होगा किसी भी एक हाउस से, इलेक्टेड टू वन हाउस विद इन 6 मंथ। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो अब हम लोग देखते हैं पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो पहली पावर क्या होती है? ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, यानी कि कैबिनेट मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है, हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है।
सेकंड पावर, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। थर्ड पावर, डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज, यानी कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो उस केस में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर प्राइम मिनिस्टर को होती है। जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है वही फाइनल माना जाता है। नेक्स्ट, ही एक्सरसाइजेस सुपरविजन, यानी सुपरवाइज करने का काम होता है ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को प्राइम मिनिस्टर ही सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट, ही डिस्ट्रीब्यूट वर्क्स टू द मिनिस्टर्स, यानी कि जो अलग अलग मिनिस्टर्स है उसको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। नेक्स्ट, डिसमिस मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर को अगर उसके पोस्ट से हटाना है, डिसमिस करना है, तो ये पावर प्राइम मिनिस्टर को है। नेक्स्ट, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे के सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के नीचे काम करते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है व्हेन पीएम क्विट, यानी कि जब पीएम अपने पोस्ट से इस्तीफा देता है तब ऑल द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, सारी मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर है, और हम लोग अब देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन होती है, और वो देखा गया है राइज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट के केस में, यानी कि जब गठबंधन की सरकार होती है उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को फिर जो अदर उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनका सपोर्ट लेना पड़ता है और उनकी बात भी माननी पड़ती है। सो ही कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, वो अपनी मन मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। नेक्स्ट, ही टू द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ कोएलिशन पार्टनर्स, यानी कि जो उसके सहयोगी पार्टियां हैं उसका भी सपोर्ट लेना होता है और उनके भी व्यू को सपोर्ट करना होता है। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, यानी सारे मिनिस्टर इसके अंदर आते हैं और लगभग इसके अंतर्गत 60 to 80 मिनिस्टर होते हैं। इट हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, इट कॉम्प्राइज, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड लास्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो अब हम लोग जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर आर टॉप लेवल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी रूलिंग पार्टी के जो बड़े लीडर्स होते हैं, टॉप लेवल लीडर्स, उनको बोला जाता है। और हु आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज, यानी कि मेजर मिनिस्ट्रीज जिनके पास में होती है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इट इज अबाउट 20 to 25 इन नंबर्स, इनकी नंबरों की संख्या 20 से 25 के आसपास होती है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इस कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, यानी छोटी मिनिस्ट्री जिनके पास में होती है। एंड दे पार्टिसिपेटेड व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, और वो तब पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता है, अदरवाइज ये पार्टिसिपेट नहीं करते। लास्ट कैटेगरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अटैच होते हैं और उनकी मदद करते हैं, असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो इस तरीके से हमने जाना हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। बेसिकली द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्या हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सो इसके बारे में जानते हैं। इसमें ये बताया गया है कि नो मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी मिनिस्टर जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसकी बुराई नहीं कर सकता, उसको वो डिसीजन एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज, यानी कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं और उनका काम होता है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे सके ताकि मिनिस्टर एक बेटर डिसीजन ले सके। सो दे प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स। सो अब हम लोग जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट। हम लोग जानेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है और पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो पहले हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। सो प्रेसिडेंट कौन होता है? ही इज द हेड ऑफ
स्टेट, यानी कि एक देश का हेड माना जाता है। एंड ही हैज नॉमिनल पावर, और प्रेसिडेंट के पास में नॉमिनल पावर है इन इंडिया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता जैसे पीएम के लिए होता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इट इंक्लूड इलेक्टेड एमपीज, यानी कि चुने हुए एमपीज, और इसके साथ साथ इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट, स्टेट के इलेक्टेड एमएलए मिलकर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सो यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड की गई है, जिसमें दो आती है, एक दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी। सो नेक्स्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जान लेते कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है। फर्स्ट पावर, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, यानी गवर्नमेंट की कोई भी जो एक्टिविटीज होगी वो प्रेसिडेंट के नाम के साथ की जाएगी, टेक प्लेस इन हिज नेम। नेक्स्ट, ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन, यानी कि जो कोई भी नियम बनेंगे और पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा वो इशू किया जाएगा इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन सभी जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर और एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी कि राजदूत, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, यानी दूसरे देशों के साथ में जो हम लोग ट्रीटीज साइन करते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं, मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। लास्ट, ही इज द सुप्रीम कमांडर, तीनों सेना का अध्यक्ष माना जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से हमने जाना कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है। तो अब हम लोग जानते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जो सारे कोर्ट सिस्टम है इंडिया में उसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं। सो ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। इट कंसिस्ट, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? सबसे ऊपर लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए। और नेक्स्ट, हाई कोर्ट इन द स्टेट, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है कुछ स्टेट को छोड़कर। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और उससे लो लेवल पे होता है लोकल कोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, और जो डिसीजन होता है इसका वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल अदर कोर्ट। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है वो सारा डिसीजन अदर कोर्ट पे लागू होता है, बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट, इट कैन टेक अप डिस्प्यूट बिटवीन, ये लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट करवाता है बिटवीन सिटीजन ऑफ कंट्री, यानी कि देश के नागरिकों के बीच में, वन पर्सन टू अदर पर्सन के बीच में। नेक्स्ट, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, यानी कि सिटीजन के और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट सेटल करता है। थर्ड, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से जो भी डिस्प्यूट होता है वो सॉर्ट आउट सुप्रीम कोर्ट करवाता है। लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, सो इन सबको सॉर्ट आउट कौन करता है? हमारा जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसके ऊपर किसी अदर इंस्टीट्यूशन का कोई प्रेशर नहीं होता। सो नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वो जो कानून बनाते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, जैसे हमारे सिविल सर्वेंट। इसका मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में काम नहीं करता कौन? हमारा जुडिशरी। नेक्स्ट, जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी जज किसी भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन के नीचे काम नहीं करता, वो अपना इंडिपेंडेंट रहता है और खुद का डिसीजन खुद से लेता है। सो अब हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस की, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है और उनको कैसे रिमूव किया जाता है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट।
तो इसमें हम लोग जानेंगे जो जज होते हैं और दूसरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी मींस हाई कोर्ट, आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट ये डिसीजन खुद लेता है, नहीं, वो एडवाइस लेता है और कंसल्ट करता है, एडवाइस ऑफ पीएम एंड कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम लोग जानते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन बनता है। बेसिकली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या बनता है हमारा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं रिमूवल प्रोसीजर कि एक जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। ए जज कैन बी रिमूव बाय एन इम्पीचमेंट मोशन, इसी तरीके से प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया। सो इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है, इम्पीचमेंट मोशन को सेपरेटली पास करना होता है बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से इस मोशन को पास करना होता है। फिर ये उसके बाद जो जज है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बट आज तक हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, इट हैज नेवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशरी क्या होती है। फर्स्ट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद लेती है, बिकॉज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये ना तो किसी लेजिस्लेचर के नीचे काम करते ना ही एग्जीक्यूटिव के नीचे। नेक्स्ट, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर जुडिशरी को दी गई है। थर्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि डिटरमाइन कर सके वैलिडिटी और डिक्लेयर कर सके इनवैलिड एनी लॉ, किसी भी लॉ को इनवैलिड करने का अधिकार किसके पास है, जुडिशरी को, और एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर भी ले सकती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी एक्ट एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन किसको माना गया है, जुडिशरी को। नेक्स्ट एक टॉपिक है PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इसका मतलब होता है एनीवन कैन अप्रोच, यानी कि कोई भी जा सकता है, अप्रोच कर सकता है टू द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के किसी एक्शन से अगर जनता को कोई नुकसान होता है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कोर्ट के पास। तो ये है हमारा PIL। इस तरीके से हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। सो अब आगे हम लोग इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।